तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट बीबीआई 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पर समझते चलेंगे। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ और चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। आखिर HCP क्या मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो HCP में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। जब भी आपसे परमाणुओं की संख्या यानी कि आपसे एटम्स नंबर आपसे पूछे तब आप लोग बता दीजिएगा कि इसमें होता है 6। एटम्स नंबर कितना होता है 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग कितना बताएंगे 12। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बच्चों समन्वयन संख्या और एटम्स नंबर यानी परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर क्या पूछा गया परमाणुओं की संख्या, इसलिए हम लोग 6 को आंसर लगा देंगे। किसको बच्चों, तो 6 को यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे कि आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उसको भी। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए कि अगला नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है और क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें से कौन सा क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टल ठोस क्या होता है, जो रवादार ठोस। और रवादार क्या होता है बच्चों, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या हो, तो हो निश्चित ज्यामितीय आकृति होना चाहिए उसका। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है इसमें से क्रिस्टल। तो देखिए कांच जो है यह अतिस्थित द्रव होता है और यह जो है यह होता है अमोर्फस यानी कि अक्रिस्टल होता है, तो यह तो होगा नहीं। रबर भी हमारा अक्रिस्टल होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन हीरा जो है, हीरा हमारा होता है क्रिस्टल। क्या होता है, हीरा हमारा क्या होता है बच्चों, तो वह होता है क्रिस्टल। और यह एक कोवैलेंट ठोस होता है। याद रखिएगा सहसंयोजक ठोस जिसे हम लोग कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम नेटवर्क ठोस है। और प्लास्टिक जो है बच्चों यह एक एमोर्फस है यानी कि अक्रिस्टल है, जिसे हम लोग बेरवादार ठोस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हीरा जो है यहाँ पर क्रिस्टल हो जाएगा बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं कि फ्रैंकल दोष आमतौर पर किस क्रिस्टल में पाया जाता है। आखिर फ्रैंकल दोष जो है वह किस क्रिस्टल में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो है आप फ्रैंकल दोष को समझिए। फ्रैंकल दोष क्या होता है, मान लीजिए कि कोई जालक है जिसमें प्लस माइनस इस प्रकार से जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या है प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से जो है वह दिया गया है। तो इसमें से होता क्या है कि एक प्लस, यहाँ पर जो एक प्लस है, यह जो प्लस है यह एक यहाँ से निकल कर और छोटे यहाँ तक जो है किसी के अलग जगह पर जाकर बैठ जाता है। मान लीजिए बस में एक सीट है जिस पर एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी, उसमें से एक लड़का जो है वह निकल कर किसी अलग जो सीट है उसके बीच में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह छोटा होता है। इसी को मान लीजिए आप फ्रैंकल दोष कहते हैं। लेकिन जब बस से आखिर बाहर नहीं निकल रहा है तो इसमें कोई भी घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। और एक इसी में एक और प्रकार का दोष होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी में एक और दोष होता है जिसका वो हम लोग कहते हैं शॉर्टकी दोष। उसमें क्या होता है कि एक प्लस और एक माइनस दोनों मिलकर, एक प्लस और माइनस मिलकर बस से ही बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जालक बिंदु से ही अलग निकल जाते हैं। तो अगर कोई बस से बाहर ही निकल जाएगा तो उसका घनत्व में परिवर्तन तो होगा, घनत्व घटेगा। लेकिन अगर वह बस में ही रहता और कहीं अलग स्थान पर भी जाता तब उसमें घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा कि शॉर्टकी दोष में घनत्व में परिवर्तन होता है और फ्रैंकल दोष में परिवर्तन नहीं होता है। और एक चीज और आपको याद करने की जरूरत है कि AgBr जो है, AgBr यह किस किस में पाया जाता है, तो यह शॉर्टकी दोष में भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फ्रैंकल दोष आमतौर पर किस क्रिस्टल में पाया जाता है, तो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है, दोनों को याद रखिएगा, जो कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों में ही पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि आखिर अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि सरल घनीय इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है। सरल घनीय इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है, SC की बात किया जा रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको पूरे तरीके से सभी का मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर SC लिख लेता हूँ,
बीसीसी को भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर बीसीसी और एफसीसी को भी लिख लिया जाता है, ताकि जो है आपको पूरा याद हो जाए एक बार में और बार-बार लिखना ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर जो है दशमलव में दिया गया है, लेकिन मैं लगभग में लेकर चलता हूँ और लगभग में लिखता हूँ, जो कि बार-बार पूछा जाता है। तो इसका होता है बच्चों 52%। कितना? 52% जो है भरा होता है और 48% इसका खाली होता है। 48% जो है इसका खाली होता है। बीसीसी की बात किया जाए तो 68% जो है इसका भरा हुआ होता है, 68% इसका भरा हुआ होता है और 32% जो है इसका खाली होता है। 32% इसका क्या होता है? तो खाली होता है। एफसीसी की बात किया जाए तो एफसीसी में क्या होता है कि इसमें 74% जो है वह भरा हुआ होता है। सबसे अधिक पैकिंग की प्रगुणता जो है यह एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में ही पाया जाता है और 26% जो है यहाँ पर क्या है, 26% जो है इसमें खाली होता है, 26%। तो देखिए यहाँ पर एक बार याद कीजिए, सरल घनीय इकाई सेल के बारे में बोला गया है तो 52 वाला हम लोग लगाएंगे, यानी कि 52.4%। यही जो है सिर्फ पॉइंट में है, नहीं तो सब जो है ऐसे ही आपको दिखेगा। 68% जो है यह बीसीसी के बारे में है, एफसीसी के बारे में जो है वह 74% है। और यहाँ पर अगर वाइड के बारे में पूछता है, रिक्ति क्या है, तो रिक्ति हो जाता है इसका जो एसएससी का 48%, बीसीसी का 32% और एफसीसी का 26%। तो याद रखिएगा सभी को, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है और कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे और बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर कि शॉटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने ऊपर ही देखा था कि शॉटकी दोष जो है वह क्या था कि वह निकल जाता था जालक से, जो है वह क्या होता था, तो वह निकल जाता था जालक से, एक प्लस और एक माइनस मिलकर। तो एक प्लस और एक माइनस मिलकर जो है वह जालक से ही निकल जाता था, और जालक से अगर निकल जाए तो उसका घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। उसका घनत्व क्या होगा बच्चों, तो उसका घनत्व जो है वह घट जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एफ केंद्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। एफ केंद्र आखिर होता क्या है, एफ सेंटर्ड सेल। यहाँ पर देखिए एफ सेंटर्ड जो होता है वह किससे संबंधित है, एफ केंद्र। तो एफ केंद्र जो होता है उसमें क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन जो है, एक जो है ऋणायन जो होता है, जैसे वहां पर धनायन था, उसी प्रकार से एक ऋणायन जो है अपना जगह छोड़कर जगह छोड़ देता है और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, तो उसके जगह पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। उसके जगह पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, याद रखिएगा। और वही जो है यह प्रकाश को अवशोषित करता है और इसको रंग, क्रिस्टल को रंग देने का काम करता है। क्रिस्टल को क्या देने का काम करता है, रंग देने का। जैसे आपने NaCl को देखा होगा, वह हल्का पीला होता है, तो वह क्या करता है, रंग का काम करता है। एफ केंद्र मुख्य रूप से याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अगला नंबर आखिर क्वेश्चन क्या है कि बीसीसी इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो बीसीसी इकाई सेल में परमाणु, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं बीसीसी में क्या होता है, तो 8 कोनों पर होता है। क्या होता है, 8 में से जो है 8 जो है प्रत्येक कोना पर होता है। 1/8 यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि प्रत्येक कोना पर है तो 8 से 8 कट जाएगा, एक हमारा हो गया। और प्लस में ले लीजिए, चूंकि एक बीच में भी होता है, एक पूरा का पूरा बीच में होता है, तो प्लस 1 यानी कि 1 और 1 कितना हो रहा है हमारा, तो 1 और 1 हमारा हो जाएगा 2। कितना हो गया इसमें परमाणुओं की संख्या, तो 2 हो जाएगा। बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा जाए तो 2 होगा। यहाँ पर मैं आपको सबका लिख देता हूँ ताकि आपको याद होगा। तो देखिए एक जो है यह होता है एससी का परमाणु संख्या, एक एससी का परमाणु संख्या, यह होता है 2 जो है यहाँ पर बीसीसी का परमाणु संख्या, और 4 जो है यह होता है एफसीसी का परमाणु संख्या। याद रहे सबका, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर परमाणु, यह जो 6 है यह एचसीपी का परमाणु संख्या है। देख लीजिए एचसीपी का है, तो सबका याद रहना चाहिए आपको। एक जो है यह किसका होता है, सरल घनाकार इकाई सेल का। बीसीसी जो है यहाँ पर 2 जो है यह पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल का, और जो 4 होता है वह फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल का। 6 जो होता है यह किसका होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का होता है, षटभुजीय सीमित पैकिंग का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको भी इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल जो है उसकी मोलरता आखिर कितनी होती है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। अगर देखा जाए 1 लीटर में, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर में ही मापेंगे हम लोग। अगर जल जो है, अगर मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर को हम लोग 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा।
आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। और H2O का अगर मोलर द्रव्यमान, चूंकि जल का पूछा जा रहा है, तो H2O का अगर हम लोग मोलर द्रव्यमान अगर मापे, मोलर द्रव्यमान, तो वह कितना होगा, वह हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। 18 ग्राम प्रति मोल यही होगा। क्या होगा बच्चों, तो 18 ग्राम प्रति मोल यही तो होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, 1000 बटा 18 कर देंगे। 1000 बटा जब 18 कीजिएगा और इसको काटिएगा, तब आपको आंसर आएगा 55.55। यहाँ पर एक और 5 होना चाहिए। 55.55 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, जब आप काट कर देख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, तो 55.55 आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं, आखिर क्या है अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कि इनमें से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इसमें से आखिर कौन है जो अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो नहीं है कैसे जानेंगे हम लोग, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर अनुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। तो अनुसंख्य गुणधर्म वह होता है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्या, किस पर करता है, तो वह अणु जो है, वह अणु के विलेय जो कण होता है, उसी की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी उसकी प्रकृति पर नहीं करते हैं। उसकी संख्या पर केवल क्या करते हैं, उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। और अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, याद रखिए 4 प्रकार के कौन कौन। एक होता है प्रासरण दाब, एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, एक होता है हिमांक का अवनमन, और एक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। याद रखिएगा, वाष्प दाब का यहाँ पर लिखने में नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर पूछा गया कौन नहीं है, तो प्रासरण दाब तो है, यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन भी है, हिमांक का अवनमन भी है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता जो है यह नहीं होता है। इसके जगह पर अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता तब वह हो जाता, लेकिन यह हमारा नहीं होगा, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न जो है वह कह क्या रहा है। देखिए, समपरासी विलयनों में किसका मान समान होता है। तो समपरासी विलयन में आखिर किसका मान समान होगा। तो देखिए, समपरासी विलयन जो है वह 2 या 2 से अधिक विलयनों को कहते हैं, जिसका जो एक निश्चित तापमान होता है वह परासरण दाब के बिल्कुल समान हो। किसके समान हो, तो परासरण दाब के बिल्कुल समान हो, जो कि एक निश्चित ताप पर होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। परासरण दाब के वह समान होना चाहिए। सभी को मैं आपको अच्छी तरीके, जितना अच्छा तरीका से हो सकता है उतना अच्छे तरीका से मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, बस आपको समझते चलना है। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिए, आप लोग नहीं भूल पाएंगे। अगर आपके पास अगर जैसे ही इस ऑप्शन आता है, आपको तुरंत याद आ जाएगा पूरा चीज। देखिए यहाँ पर कि राउट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है। तो राउट का नियम आखिर होता क्या है, राउट का नियम जो होता है वह आखिर होता क्या है। तो राउट का नियम देखा जाए तो वह होता है कि किसी वाष्पशील विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए। क्या होता है, अगर किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, जो कि विलय के मोल अंश के बराबर होता है। विलय के किसके अंश के बराबर होता है, तो मोल अंश के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, विलय के मोल अंश के। यह किसके बराबर होता है बच्चों, तो विलय के मोल अंश के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पर डिफिनीशन भी आपका क्लियर करते चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो याद रहे कि इस वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यह मेहनत जो है वह केवल और केवल आप ही के लिए है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर प्रश्न कि अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन से अणु आसानी से पार हो जाते हैं। आखिर अर्धपारगम्य जो झिल्ली होता है, अर्धपारगम्य मान लीजिए यह जो झिल्ली है, इससे किसके कण जो है यहाँ पर आर पार हो रहे हैं। किसके कण जो है यह आर पार हो रहे हैं, किसके कण, तो इससे जो होता है वह केवल विलायक के कण जो है आर पार होता है। किसके, तो केवल और केवल विलायक के जो अणु होते हैं वही आर पार कर पाते हैं। यहाँ पर सोल्वेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर आखिर क्वेश्चन क्या है कि मानव रक्त और आइसोटोनिक क्या है, मानव रक्त और आइसोटोनिक सलाइन विलयन में क्या बराबर होता है। मानव रक्त और आइसोटोनिक सलाइन विलयन में आखिर कौन सी चीज है जो कि बराबर होता है। तो याद रखिएगा उसमें क्या बराबर होता है, परासरण दाब। क्या होता है बच्चों,
प्रसारण दाब यहाँ पर हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि तापमान बढ़ाने पर निम्न में से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान अगर बढ़ाइएगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा और किस पर नहीं पड़ेगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मूलक संख्या, यही तो होता है ना 1 लीटर। लीटर क्या होता है, लीटर यानी कि तरल चीज। क्या होता है लीटर यानी कि तरल चीज। मान लीजिए यहाँ पर 1 लीटर अगर पानी है, क्या है मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1 लीटर, इसमें 1 लीटर पानी दिया गया, इसमें 1 लीटर पानी दिया गया और यहाँ पर अगर आप लोग आग को जोड़ देते हैं, आग को जोड़ देते हैं तो क्या यह पानी रहेगा उसके बाद? यह जो है वह भाप बनकर उड़ने लगेगा। भाप बनकर क्या हो जाएगा, तो उड़ने लगेगा, तो यह इसमें कम हो जाएगा। तो यानी कि यह कंफर्म है कि मोलरता पर तो प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे यहाँ पर देखिए यह क्या है बच्चों, तो मोललता है। तो मोललता क्या होता है, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी। 1 केजी क्या होता है, इसमें कोई मास है यानी कि द्रव्यमान है इसका। तो देखिए मान लीजिए आप 1 किलो आलू ले आते हैं, क्या लाते हैं, तो 1 किलो आलू लाते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ही आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप 1 किलो आलू ला रहे हैं, इसमें 1 किलो आलू रख दिए, इसमें 1 किलो आलू आपने रख दिया और फिर नीचे से आग लगा दिया, तो क्या यह आलू कम होगा? आप कितना भी आग लगा लो, वह जो आलू है वह उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि ताप से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि हमसे पूछा ही जा रहा है कि किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग मोललता यानी कि मोलेलिटी को राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम इनमें से किसका समीकरण है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम जो है इनमें से किसका समीकरण है, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या होता है। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का के प्रथम नियम होता क्या है, तो वह होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो भी कुछ पदार्थ जमा हुआ है, जो भी पदार्थ यानी कि उस पर जो द्रव्यमान जमा हुआ है, वह प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो m बराबर ZIT। और Z क्या है यहाँ पर, तो Z जो होता है यह एक रासायनिक तुल्यांक होता है। Z जो है यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इसलिए m बराबर ZIT हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। m बराबर ZIT, चूंकि अगर हम लोग m समानुपाती, अगर सीधा समानुपाती है, अगर IT भी लिखते हैं तो इस समानुपाती का चिन्ह अगर हम लोग हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह, तो एक न एक नियतांक तो देना होगा, तो उसके जगह पर हम लोग Z दे देते हैं और ZIT फिर हम लोग इसको बना देते हैं ZIT, यही हमारा समीकरण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है हमारा। तो देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है। गैल्वेनिक सेल के लिए यहाँ पर कई ट्रिक जो है बताया गया है, जिसमें से एक ट्रिक यह होता है लोन वाला ऑप्शन। लोन वाला जो है, लोन जो है इसमें से एक होता है लोन वाला। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, इस एनोड जो होता है इस पर नेगेटिव होता है। क्या होता है, लोन वाला जो सिस्टम देखिएगा, लेफ्ट जो होता है, यह सबसे पहला बात की लेफ्ट होता है और इस पर ऑक्सीडेशन होता है, और यह एनोड होता है और यह नेगेटिव होता है। लोन से यही हमको मालूम चलता है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। इससे भी आप चाहे तो देख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर उत्पन्न होगा तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर आखिर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निर्नष्ट समीकरण इनमें से किससे संबंधित है। नष्ट जो समीकरण आता है वह किससे संबंधित होता है, उसका बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए क्या वह इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित होता है, प्रसारण दाब से, अभिक्रिया की दर, या फिर साम्य स्थिरांक से, जल्दी से बताइए। तो नष्ट का जो समीकरण होता है, समीकरण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव और सांद्रता और तापमान के आधार पर किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव यानी कि जो सेल का विभव होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी गणना के लिए हम लोग करते हैं, गणना के लिए ही तो करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोड विभव के लिए सीधा हम लोग लगाएंगे, इलेक्ट्रोड विभव के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसी से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आखिर अगला नंबर क्वेश्चन है क्या। देखिए यहाँ पर
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक फराडे लगभग कितने कूलाम के बराबर होता है। तो एक फराडे जो है यह कितने कूलाम के बराबर होता है, यह बार बार पूछे जाने वाला आपसे प्रश्न है। तो याद रख लीजिए इस चीज को, 96,400 कितना होता है, तो 487, 96,487 होता है। लेकिन चूंकि यह 500 के बहुत ही करीब है, 87 है यहाँ पर, तो 500 के यह बहुत ही करीब होता है, इसलिए लगभग में 96,500 कूलाम जो है आंसर में दे दिया जाता है। 96,500 कूलाम बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तनुता पर क्या होती है। यहाँ पर देखिए तनुता अगर बढ़ाइएगा मोलर चालकता पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की, तो बढ़ाने पर क्या होगा आखिर। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर आप मोलर चालकता को बढ़ा देते हैं तो यह भी तो बढ़ ही जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह भी हमारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट जो है पहले से ही पूरी तरह से आयनित होता है, और अगर तनुता को बढ़ाया जाए, तनुता को बढ़ाया जाए तो आयनों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। यह पूरा पूरा कंफर्म है कि यह आयनों की क्या होगा, तो बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लवण सेतु इसमें से कौन सा रसायन का उपयोग करता है। लवण सेतु आपने पढ़ा होगा, लवण सेतु जो कि यू आकार का होता है इस प्रकार से, तो वह किस रसायन का उपयोग करता है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो लवण सेतु जो है वह आमतौर पर KCl, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजों को। KCl क्या होता है, KCl एक होता है यहाँ पर KNO3, यहाँ पर देखिए KNO3, और एक और होता है NH4Cl, क्या होता है NH4Cl। तो इसी पर यह जो है ज्यादातर यह काम करता है। तो देख लीजिए इसमें से क्या है, तो यहाँ पर हमारा KCl दिया गया है, इसलिए हमारा KCl राइट आंसर हो जाएगा, KCl। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को कि सेल स्थिरांक का सूत्र आखिर क्या होता है। सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है I/A, यानी कि किसी चालकता सेल स्थिरांक जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है उसी का अनुपात होता है, यानी कि I/A यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होता है, और प्रथम कोटि के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा यह होता है सेकेंड इनवर्स, या फिर आपको टाइम का इनवर्स इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, या फिर आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, हिंदी में ही लिख देगा समय, हिंदी में ही लिख देगा समय और इनवर्स दे देगा। तो इसमें से कुछ भी हो, टाइम इनवर्स, समय इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, जो भी हो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है यह शून्य कोटि के लिए होता है। किसके लिए होता है, शून्य कोटि के लिए। यह तो होता है प्रथम कोटि के लिए, यह किसके लिए होता है, यह प्रथम कोटि के लिए। लेकिन यह जो है क्या है यहाँ पर मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, यह जो है यह द्वितीय कोटि के लिए होता है। तो याद रखिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स शून्य कोटि के लिए, सेकेंड इनवर्स होता है यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए, और मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स यह होता है यहाँ पर द्वितीय कोटि के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु किसके सीधे समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जो है वह किसके यहाँ पर समानुपाती होता है, तो वह होता है प्रारंभिक सांद्रता के। किसके होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यह प्रारंभिक सांद्रता के सीधा सीधा समानुपाती होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक जो है आखिर उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक का एक ही काम होता है, अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें अपना अनुदान देना, यानी कि अभिक्रिया को तेज करना या फिर धीमा करना, यही काम होता है उसका। जैसी परिस्थिति वह अपना वैसा काम करता है, याद रखिएगा। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पर मान लीजिए शादी ब्याह में पंडित जी होगा, तो पंडित जी क्या होता है, अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो शादी को जो है वह जल्दी कराएंगे, क्या हो रहा है, जल्दी कराएंगे शादी को, ताकि जो है जल्दी से ये हमारा जो काम है वह निपट जाए। ठीक उसी प्रकार से उत्प्रेरक का काम होता है कि अगर जल्दी करना है तो जल्दी यहाँ पर कराएगा, और यहाँ पर अगर
टाइम है इसके पास तो आराम से कराएगा, बस इतना ही होता है। तो यह क्या करता है, अभिक्रिया के दर को अगर बढ़ाता है तो यह बढ़ाता किस प्रकार से है, यह पूछा जा रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को यह कम कर देता है और फिर उसके दर को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक की अभिक्रिया करने की दर को। याद रखिए कैसे, तो एक्टिवेशन एनर्जी को यह कम करके ऐसा काम करता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अर्हेनियस समीकरण इनमें से कौन सा है। अर्हेनियस समीकरण जो है बच्चों इसमें से आखिर कौन सा है, तो अर्हेनियस समीकरण जो है के बराबर ए ई पावर में माइनस ई ए आर टी, ई ए बाई आर टी जो है यही हमारा अर्हेनियस का समीकरण होता है। अर्हेनियस ने किस चीज के लिए अपना सिद्धांत दिया था, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि अर्हेनियस ने आखिर किस चीज के लिए अपना सिद्धांत दिया था, किस चीज के लिए, ताप दाब सांद्रण किस चीज के लिए दिया था। देखिए अभिक्रिया की आणविकता जो है, अभिक्रिया की आणविकता इनमें से कभी क्या है, कभी क्या नहीं हो सकती है, आणविकता जो है, अभिक्रिया की आणविकता जो है इसमें से क्या नहीं हो सकती है पूछा जा रहा है। तो वह जो है वह शून्य नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, वह शून्य नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है और भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता है, ये याद रख लीजिए आप लोग। यदि किसी अभिक्रिया की दर यहाँ पर इतना दिया गया है तो अभिक्रिया की कोट यहाँ पर ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो ऑर्डर को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए ऑर्डर निकालने का एक तरीका होता है अभिक्रिया की दर की वह क्या होता है, अभिकारक का जो अभिकारक होता है उसके घातों का योग, घात क्या होता है, यह जो पावर है इसी का योग, योग हम लोग कहते हैं बच्चे जोड़ को। यहाँ पर क्या क्या है, पावर में एक है यहाँ पर और यहाँ पर पावर में 2 है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, एक एक प्लस 2, एक प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 3 और बस यही हमारा राइट आंसर हो। जब भी आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछे तो जो भी पावर में हो उसको आप लोग जोड़ दीजिए और आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर प्रश्न देखिए कि रेडियोधर्मी क्षय, रेडियोधर्मी जो क्षय है वह किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, रेडियोधर्मी क्षय जो है वह किस कोटि की अभिक्रिया का जो है उदाहरण है, तो यह होता है किसका, तो यह होता है प्रथम कोटि का। किसका होता है बच्चों, तो यह होता है प्रथम कोटि का। यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा और समझ में ना आए तो एक बार और फिर से दोहरा लीजिएगा। आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं जो कि आपको इसमें से सब समझ में ना आए, क्योंकि मैंने आप पूरा कोशिश किया है आपको समझाने का। देखिए यहाँ पर भौतिक अधिशोषण में कणों के बीच कौन सा बल काम करता है, भौतिक अधिशोषण जो होता है उसके कणों के बीच जो है वह कौन सा बल कार्य करता है, क्या उसमें वांडर वाल्स बल कार्य करता है, सहसंयोजक बंधन बल, आयनिक बंधन या फिर धात्विक बल, इसमें से कौन सा बल जो है वह काम करता है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें बहुत ही दुर्बल बल, दुर्बल बल कहने का अर्थ क्या होता है, यानी कि कमजोर बल, कमजोर बल काम करता है, जिसे हम लोग वांडर वाल्स बल नाम, वांडर वाल्स के बल के नाम से हम लोग जानते हैं, वांडर वाल्स बल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर रासायनिक अधिशोषण होता, रासायनिक अधिशोषण होता तो उसमें कौन सा बल लगता, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर वहां पर रासायनिक अधिशोषण होता तब इसमें कौन सा बल लगता, रासायनिक अधिशोषण में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि टिंडल प्रभाव इनमें से किसमें देखा जाता है, टिंडल प्रभाव जो है बच्चों वह किस में देखा जाता है। टिंडल प्रभाव, सबसे पहले आप टिंडल को समझिए, टिंडल को समझने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं या फिर कहीं भी आपने देखा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अगर घर में अगर कहीं पर छेद हो, किसी भी प्रकार का छेद हो, तो आप देखते होंगे वहां जो प्रकाश आ रहा है उसमें जो है छोटा 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 क्या है, कण है, छोटा छोटा आपको जो है कण तैरते हुए इस प्रकार से देखिएगा प्रकाश में, तो उसी को हम लोग बच्चों टिंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग टिंडल कहते हैं, याद रखिएगा। और टिंडल प्रभाव इसमें से किस में देखा जाता है, तो उसको समझिए यहाँ पर किसके जरिए, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ डिफिनेशन के जरिए। तो देखिए यहाँ पर उसका डिफिनेशन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो होता है वह किसी कोलाइडी विलयन से गुजरती है, तो कोलाइडी कण जो है वह प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे प्रकाश का पथ जो है वह चमकने लगता है, और इसी घटना को टिंडल प्रभाव हम लोग कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव करते हैं। और यह किस में हो रहा है, तो यह कोलाइडी कण में हो रहा है। किस में हो रहा है बच्चों, तो कोलाइडी कण में हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोलाइडी विलयन यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे, कोलाइडी विलयन लगा देंगे। डिफिनेशन से ही आपका कई प्रश्न जो है वह बन जाता है, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है
कि दूध किस तरह का कोलाइडी तंत्र है। दूध जो है वह आखिर क्या है, तो दूध में क्या होता है, वह होता है जल, जो होता है जल में फैट घुला हुआ होता है। जल में जो होता है, तरल में वसा जो है वह घुला हुआ होता है, यही तो होता है ना। तो वह क्या होता है, ऑयल इन वाटर क्या होता है, ऑयल इन वाटर जिसे हम लोग पायस के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, तेल में जल होता है, यही होता है। तो जो कि क्या होता है बच्चों, पायस होता है, पायस होता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में इमल्सन भी कहते हैं, कभी कभी पायस ना लिखकर सीधा इमल्सन भी लिख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पायस का जो है डिफिनीशन बता देता हूँ। पायस क्या होता है, जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो, दोनों क्या हो, तो दोनों ही द्रव हो। जैसे कि यहाँ पर दूध ही था, तो दूध क्या है, जल में जो है वहां पर वसा घुला हुआ है, दोनों ही द्रव है, ऑयल इन वाटर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि फिटकरी जो है पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है। फिटकरी जो है वह पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है, तो गंदे पानी में जो है वह मौजूद क्या होता है, तो उसमें जो मौजूद होता है ऋण आवेशित क्लोराइड होते हैं, ऋण आवेशित क्लोराइड होते हैं। जब फिटकरी उसमें डाला जाता है तो उसके जो है क्या होता है, एल्युमिनियम, यहाँ पर Al3+ जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयन जो है उसमें क्या होता है, ऋणावेशित कणों को उदासीन कर देता है, ऋणावेशित कणों को उदासीन कर देता है, जिससे वे आपस में जुड़कर भारी हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं स्कंदन, क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्कंदन, याद रखिएगा। और जितना भी गंदगी होता है वह नीचे बैठ जाता है, उसके नीचे बैठ जाता है, और ऊपर जो है वो साफ पानी हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्कंदन यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है। स्वर्ण संख्या जो है आखिर वह किससे संबंधित है, तो स्वर्ण संख्या को चलिए देखते हैं। वह क्या द्रवरागी क्लोराइड की रक्षी शक्ति है, द्रव विरागी क्लोराइड की रक्षी शक्ति, या फिर सोने की मात्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वहां पर क्या आंसर होगा, स्वर्ण संख्या जो है वह द्रवरागी क्लोराइड की रक्षी शक्ति से संबंधित होता है। द्रवरागी क्लोराइड की रक्षी से शक्ति से जो होता है वह संबंधित होता है, याद रखेगा, याद रखेगा इस चीज को। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य काम क्या होता है, तो मैंने जैसा कि ऊपर ही बताया था कि अभिक्रिया का काम क्या है कि साम्य अवस्था जल्दी लाना, यानी कि किसी भी काम को जल्दी करना या फिर आराम से करना, इसी को निर्धारित करना होता है कि बीच में जो समय लग रहा है उसको कम किया जाए या फिर ज्यादा किया जाए, इस प्रकार से जो है वह अपना काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होता नहीं है कि अभिक्रिया के वेग को अगर पूछ लिया जाए कि उत्प्रेरक क्या करता है, तो वह अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है या फिर घटाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या फिर घटाता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि वो भी आपसे पूछा जाता है। और देखिए कि रासायनिक अधिशोषण में आमतौर पर कितनी परतें होती है, तो रासायनिक अधिशोषण जो कि आपने बार बार पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, तो इसमें केवल और केवल एक परत होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और एक परत ये होती है और वह बहुत मजबूत होती है, जिसे बार बार हम लोग अति नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यह हो जाएगा एक परत, ये एक लेयर इसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका 35 प्रश्न में से 35 में से आपका कितना सही हुआ बच्चों, 35 में से आपका कितना सही हुआ, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, यहाँ पर जल्दी से बताइए, मैं यहाँ पर कमेंट को चेक कर रहा हूँ। और यह वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसके लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा ही मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।